दोस्तों नमस्कार। नेपाल आज जल रहा है और नेपाल को जलाने वाला केपी ओली उसको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि गलत पॉलिसी, गलत प्रोग्राम्स उनके साथ ऐसे ही होता है। और इस नेपाल के इशू पे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उस पे बात करने के हमारे साथ उदित शेखर पानी जी बैठे हैं, बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, लेकिन नेपाल से इनका खास प्रेम है। इन्होंने नेपाल के अंदर 2 नेपाली फ़िल्में बनाई हैं और ये नेपाल भी गए थे, वहाँ ठहरे थे, फ़िल्म भी बनाई थी और उस टाइम पे इंडियन एम्बेसी के स्पेशल गेस्ट थे। इनको नेपाल भी जानते हैं, नेपाल के बारे में भी जानते हैं, नेपाल के लोगों के बारे में भी जानते हैं और नेपाल की पॉलिटिकल सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं। तो उदय शंकर पानी जी आप स्टार्ट कीजिए, जो नेपाल के अंदर सिचुएशन पड़ी है, उसके ऊपर कोहली कैसे रिस्पॉन्सिबल है और नेपाल के अंदर क्या डेमोक्रेसी आनी चाहिए? क्या नेपाल के अंदर राजा का रूल होना चाहिए? क्या नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? सर नेपाल में एक फिल्म मैंने बनाई थी। 14,000 फीट पे एक जगह है मनांग। तो मनांग कहते हैं जी, इट इज लाइक द स्विट्जरलैंड ऑफ नेपाल। इतना खूबसूरत है एंड एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन सबसे अजीबोगरीब बात नेपाल वो मनांग की ये है कि वहां 7 गांव में पुलिस अलाउड नहीं है। और मैंने वहां के जो वो एक्चुअली गांव है स्मगलर लोगों का। तो मैंने उन स्मगलरों को बोला यार कि ऐसा हो रहा है क्योंकि भूटान से आ जाते हैं, डाकू लोग आ जाते हैं आपके यहाँ पर, डकैती करके चले जाते हैं, बड़ा परेशान करते हैं, तो आप लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? कहते हैं हमारे पास अपना लॉ है ना। मैंने किधर है लॉ? वो उसने टर्न किया और पीछे रिवॉल्वर और साइड में एक बड़ा सा लंबा सा चाकू। तो आज वो हाल काठमांडू का हो गया, जहां आज पुलिस की रेलेवेंस खत्म हो गई है। आर्मी को पूछ नहीं रहा कोई आके। मैंने जहां भी कोई पुलिस वाला, आर्मी वाला नजर आ रहा है उसको मार रहे हैं। बट सर मेरे को तो क्योंकि नेपाल के साथ मैं काफी जुड़ा हुआ रहा हूँ, आई फील सैड फॉर नेपाल। रियली आई फील रियली सैड बिकॉज नेपाल इज बर्निंग। और यहाँ पर किसका नुकसान? अगर वो पावर स्टेशन को जला रहे हैं तो किसका नुकसान है? अगर टेलीकम्युनिकेशन के ऑफिस को जला रहे हैं किसका नुकसान है? आज ठीक है, ओली का घर जलाया आपने, गुस्सा आया आपको क्योंकि उसकी उसकी जो नीतियां जो बनाई थी आके, जो काफी एंटी पब्लिक थी और बड़ी करप्शन से बनी हुई थी। ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो बैठी हुई थी, इट वॉज फुल ऑफ करप्शन। बट व्हाट आर यू डूइंग? यू आर बर्निंग द हाउसेस ऑफ अदर मिनिस्टर्स एंड ऑल्सो बिजनेस पीपल। ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वहां, उनके भी घर जला रहे हैं आप। तो आप हमारी प्रॉपर्टी को अगर नेपाल की प्रॉपर्टी को, अगर नेशनल प्रॉपर्टी को अगर बर्बाद करेंगे, उनके पावर स्टेशन को जलाएंगे, उनके कम्युनिकेशन के जो बिल्डिंग है उसको जला रहे हैं, तो नुकसान तो इसी देश का होगा ना। बहुत टाइम लगेगा टू नॉर्मलाइज। बट हर चीज का अच्छा होता है, बुरा होता है। ठीक है, अभी वहाँ अराजकता एकदम फैल गई है, लोग जोश में हैं और रोड पे आ गए हैं। और डेफिनेटली ये उनमें से कई लोग मैंने कुछ क्रिमिनल पद्धति के लोग भी घुस गए होंगे आके, और उसका ये फायदा उठा रहे हैं क्योंकि लूटमार चल रही है वहां पर, लूटमार चल रही है। एंड आई विश दिस सिचुएशन कम्स टू अ नॉर्मल वेरी फास्ट। अभी अब सर आप मुझे बताइए सूद साहब, इसके पीछे है कौन? चाइना तो हो नहीं सकता क्योंकि चाइना तो मैं आपको बाप का। आप बताइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको सारी बात बताता हूँ। मैं भी नेपाल के अंदर रहा हूँ, 3 साल मैंने नेपाल के अंदर अपनी पोस्टिंग काटी थी और नेपाली बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े सिंपल लोग हैं, लेकिन दिमाग गर्म हो जाए तो हटते नहीं है। उनका दिमाग गर्म नहीं होना चाहिए और नॉर्मली आपको कोई तंग नहीं करेगा नेपाल के अंदर। लेकिन नेपाल के अंदर यहाँ पे जो राजा का रूल था बड़ा अच्छा चल रहा था। जो राजा था उसका मर्डर कर दिया गया। मैं यहाँ पे जाना नहीं चाहता किसने मर्डर किया, क्यों मर्डर किया, वो अलग बात है। लेकिन उसका जो भाई था वो वहां पे सिचुएशन को संभाल नहीं पाया। और दूसरी बात, नेपाल के अंदर जो सिचुएशन खराब हुई राजा के मरने के बाद, उसके लिए सोनिया गांधी और कांग्रेस जिम्मेवार है। क्योंकि जब वहां पे जो आपके कम्युनिस्ट आए या बॉयस्ट आए, वो इंडिया में बैठे होते थे और उनको इंडिया के अंदर पूरी संरक्षण दिया गया, किसी को निकाला नहीं गया यहाँ से। इवन जो बाकी लोग थे, प्रचंड थे या बाकी थे, वो इंडिया के अंदर घूमते थे खुलेआम। और कांग्रेस का पूरा रोल था। इवन जब वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तब भी यहाँ पे कांग्रेस चलती, क्योंकि जो हमारे वाजपेयी के टाइम में जो इंटेलिजेंस थी या इंटेलिजेंस की चीज थे, उनकी लॉयल्टी कांग्रेस के साथ थी। और जब 2006 में वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुई, यानी कि जब राजा का रूल खत्म हुआ और वहां पे डेमोक्रेसी आई, तो उस टाइम पे येचुरी
जो कम्युनिस्ट थे उनको सोनिया गांधी ने स्पेशली नेपाल के अंदर भेजा कि आप जाओ और काम करो। येचुरी ने इंडियन एम्बेसडर से बात नहीं की, बल्कि चाइनीज एम्बेसडर से बात की और वहां पे एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर दिया। उस टाइम पे प्रचंड, जो इस टाइम पे आज इंडिया के फेवर किया है, वो कम्युनिस्ट थे, मॉइस्ट थे, उनको पीएम बना दिया और उनकी पहली विजिट हुई थी चाइना के अंदर। तो आज जो हाल है नेपाल का, उसके अंदर पूरी जिम्मेवार है कांग्रेस की गवर्नमेंट या सोनिया गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी एक बार गई थी नेपाल के अंदर राजीव गांधी के साथ और विजिट करना चाहते थे पशुपतिनाथ टेम्पल, और पशुपतिनाथ टेम्पल के जो प्रीस्ट थे उन्होंने इनको परमिट नहीं किया जाने के लिए, और ये उस टाइम पे राजा से नाराज हो गए थे और इसीलिए राजा को गिराने का सोच लिया था। लेकिन उस टाइम पे जो पशुपतिनाथ टेम्पल के थे, आज भी जो पशुपतिनाथ टेम्पल के जो प्रीस्ट हैं वो इंडियन है, वो बिलोंग करते हैं मठ जो आपका कर्नाटका का है। वो किसी की सुनते नहीं है, प्योरिटी मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि नेपाली जो पंडित है वो शराब भी पी लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं, लेकिन इंडियन पंडित आपको पता है ऐसे काम नहीं करते। तो इसलिए उनकी पूरी कंट्रोल है इसके ऊपर, और सोनिया गांधी रिस्पॉन्सिबल है नेपाल की सिचुएशन के ऊपर जो आज खराब होकर हुई है। और केपी ओली टोटली कमिटेड है चाइना की तरफ, चाइना को प्रमोट करते हैं, चाइना के साथ मिले हुए हैं, करप्ट आदमी है, करप्शन के ऊपर इनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है। देखा जाए तो जितने भी पॉलिटिशियन है नेपाल के अंदर, ज्यादातर पॉलिटिशियन करप्ट है। एक सूर्य बहादुर थापा हुआ करते थे नेपाल के लीडर, लेकिन वो पीएम नहीं बने। वो हमेशा चिल्लाया करते थे कि नेपाल के अंदर करप्शन खत्म करो ताकि यहाँ पे लोगों को भला किया जाए। नेपाल के अंदर 3 करोड़ लोग बैठे हैं इस टाइम पे, 1 करोड़ नेपाली जो इंडिया के अंदर है, और बाकी 50 लाख नेपाली गल्फ और यूरोप के अंदर है। जो नेपाल की टोटल इनकम है वो आती है रेमिटेंस से या टूरिज्म से। जब कम्युनिस्ट आए तो उन्होंने टूरिज्म को खत्म कर दिया था नेपाल के अंदर, और केपी ओली भी कम्युनिस्ट है और इनकी लॉयल्टी चाइना के साथ है, इनकी नेपाल से लॉयल्टी नहीं है। और इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे 26 उसको बंद कर दिया, फेसबुक को बंद कर दिया, तो यहां से लोग भड़क गए। इन्होंने 25 अगस्त को एक ऑर्डर इशू किया कि फेसबुक और जितने भी ट्विटर वगैरह हैं, आप अपनी जो मतलब सारी की सारी डिटेल हमें प्रोवाइड करो ताकि हमें पता चले कि कौन इसके अंदर क्या कर रहा है। क्योंकि नेपाल के अंदर लोग परेशान हो चुके हैं वहां की गवर्नमेंट से, और वो चाहते हैं कि वहां पे दोबारा सा राजा का रूल आए, और साथ ये भी चाहते हैं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बने। इसके लिए कुछ इंडिया के पॉलिटिशियन भी उनको सपोर्ट कर रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नेपाल को, नहीं तो नेपाल के अंदर मुस्लिम बैठ जाएंगे, नेपाल का सत्यानाश कर देंगे जैसे इंडिया का नुकसान किया। क्योंकि इंडिया के साथ छोड़ करके नेपाल है, और एक आध छोटी और कंट्री होगी, फिजी हो गया, जहां पे हिंदूज हैं। तो बेसिकली हम भी चाहते हैं कि नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्र हो, और नेपाल हमारी तरह गलती करके अपने आप को सेक्युलर ना बनाए। लेकिन जब तक वहां पॉलिटिशियन रहेंगे, नेपाल सेक्युलर कंट्री रहेगी। जब राजा आ जाएगा, राजा भी चाहता है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और देखिए, जब यहाँ पे फेसबुक और आपके ट्विटर वगैरह को बंद कर दिया गया नेपाल के अंदर ओली के द्वारा, 25 अगस्त को उन्होंने एक लेटर लिखा ट्विटर और फेसबुक को कि आप हमें एक्सेस दो, नहीं तो हम आपको बंद कर देंगे। तो 2 अगस्त को उन्होंने ये तब तक टाइम दिया था, कुछ नहीं किया, तो 4 सितंबर को इन्होंने बैन कर दिया ट्विटर सबको, जिससे वहां पे लोग भड़क गए। क्योंकि ज्यादातर लोग इनके बाहर बैठे हैं और सारी बात करते हैं ट्विटर पे। आज कोई भी आदमी सरवाइव नहीं कर सकता अगर उसके पास मोबाइल ना हो, ट्विटर ना हो, फेसबुक ना हो या यूट्यूब ना हो। तो लोग इसी पे लगे हुए हैं। और वहां के जो जेन एक्स, जेन जेड, मतलब जो लोग यहाँ पे 1997 से लेकर 2012 तक आए थे, वो टोटली इसके अंदर कमिटेड है। इसके ऊपर लोग कमा भी रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। साथ में जो फॉरेन के अंदर लोग बैठे हैं वो कॉल फ्री कर सकते हैं नेपाल के अंदर, फेसबुक या इवन आपके व्हाट्सएप से। लेकिन अगर इंडिया से किसी को नेपाल में कॉल करनी है नॉर्मल फोन से, तो उसको 1 मिनट के 15 रुपए लगते हैं, जो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और कोहली ने बगैर समझे सोचे इसको बंद कर दिया, जिससे वहां पे लोग भड़क गए। पहले भी लोग भड़के हुए थे, और उसके बाद वहां पे गुस्सा आ गया, लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन करनी शुरू कर दी, और डेमोन्स्ट्रेशन करते करते लोग घुस गए पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया। जो सारे के सारे लोग थे यंग स्टूडेंट से। उसके बाद यहाँ पे पुलिस ने गोली चला दी, और नेपाल के अंदर कहा गया 16 स्टूडेंट मारे गए, लेकिन नेपाल के अंदर 60 से ज्यादा लोग मारे गए। 60 से ज्यादा लोग मारे गए, क्योंकि मेरी बात हुई है वहां से लोगों पे। 60 से ज्यादा लोग मारे गए नेपाल के अंदर। गवर्नमेंट तो हमेशा डाउन प्ले करती है। पहले होम मिनिस्टर को रिजाइन किया, अब ओली को रिजाइन कर दिया, और ओली का इस टाइम पे पॉलिटिकल कैरियर खत्म, आप समझिए खत्म है। और नेपाल मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मूव करेगा डेमोक्रेसी से छोड़ करके राजा के रूल पे, क्योंकि डेमोक्रेसी नेपाल के अंदर फेल हो चुकी है। और ये एक तरीके से नेपाल के लिए भी अच्छा है, इंडिया के लिए भी अच्छा है, और पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा है।
सर मैं एक चीज आपसे सवाल करना चाहूंगा, एक पैटर्न नजर आ रहा है कि जो श्रीलंका में हुआ था वो बांग्लादेश में हुआ, और जो बांग्लादेश में हुआ था उसी तरह से आज नेपाल में हुआ, कि किसी एक इशू पे शुरू होता है और सीधा पहुंच जाते हैं तख्ता पलट। देखिए, अगर आप श्रीलंका की बात करो, श्रीलंका के लिए यहाँ पे ये हुआ कि श्रीलंका के अंदर उनका जो सिस्टम था, इकोनॉमी फेल हो गई थी करप्शन की वजह से। वो डिफरेंट बात थी। अगर आप बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश में कोई सिस्टम फेल नहीं हुआ था। वहां पे यूएस की डीप स्टेट इन्वॉल्व थी। डीप स्टेट ने उनको डिफीट किया, यानी कि शेख हसीना को रिमूव किया। नेपाल के अंदर वहां पे करप्ट लीडरशिप थी। इकोनॉमी फेल नहीं हुई, क्योंकि उनका जो रुपी है उसको इंडिया प्रोटेक्ट करता है। नेपाल का जो, इंडिया का जो रुपी है उसके साथ साथ नेपाल का जो रुपी है उसकी वैल्यू है 100 रुपी के नोट की वैल्यू है 160 रुपए नेपाली। मतलब हमने उनकी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करके रखा, और छोटी इकोनॉमी है, और हम नेपाल की इकोनॉमी को फेल भी नहीं होने देंगे। जरूर राजीव गांधी ने गड़बड़ करने की कोशिश की थी, और ओली ने भी एक बार खुद वहां पे सेक्शन इंपोज कर दी थी ताकि इंडिया से सवाल ना जाए, और लोग आज समझ चुके हैं ओली को। देखिए, नेपाल की सिचुएशन अलग है, क्योंकि नेपाल के अंदर लोग चाहते हैं कि वहां राजा का रूल हो, और राजा का रूल होगा तो वहां पे हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो नेपाल सेफ रहेगा। अदरवाइज छोटी सी कंट्री है नेपाल जो डिस्ट्रॉय हो सकती है, जिसको लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, स्पेशली मुस्लिम्स। क्योंकि बॉर्डर के ऊपर इंडिया और जो नेपाल का बॉर्डर, वहां बहुत से मस्जिद बन गई है, बाजार बनी हुई है, और इसके अंदर नेपाल के पॉलिटिशियन भी रिस्पॉन्सिबल है, और केपी ओली स्पेशली रिस्पॉन्सिबल। सर काठमांडू में तो कम मस्जिद है। ने 87 में मैंने एक देयर वाज वन काफी डिस्टेंस पे एक मस्जिद थी सर, आज काफी भर गए। मतलब आज हर 2 फरलांग के बाद आपके वहां पर मस्जिद खड़ी हो गई है। फिर इन नेपाल वहां मुस्लिम प्रेजेंस कहाँ थी आपके, अभी कैसे आ गई सर? तो देखिए, नेपाल में कुछ पहले कश्मीरी थे, फिर इंडिया से नेपाल के अंदर मुस्लिम चले गए। जो नेपाल के अंदर मुस्लिम है वो इंडिया से गए हैं, और बेसिकली पाकिस्तानी बहुत से नेपाल के अंदर बैठे हुए हैं। और पूरा जो बॉर्डर है, यूपी जिससे लगता है, बिहार से लगता है, वहां पे बॉर्डर में पूरे के पूरे मुसलमान बसे हुए हैं। और आपने देखा होगा कि यूपी की गवर्नमेंट, हाँ नहीं सुध साहब, वो एक्चुअली ड्रग का बहुत बड़ा सेंटर है। वहां से काफी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑल ओवर, हाँ ऑल ओवर एशिया जाके, और स्पेशली इंडिया के अंदर। उधर ठीक बात है, ड्रग का है, लेकिन साथ में इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा तो है कि बेसिकली जितनी भी बॉर्डर की जगह है वहां पे तो अपना कब्जा कर लो, इंपॉर्टेंट जगह पे कब्जा कर लो, मंदिरों पे कब्जा कर लो। तो जो मुस्लिम है उनका एजेंडा ही अलग है, वो कोई ड्रग की बात नहीं है। वो हमेशा एक किसी कंट्री में रहते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, यानी कि नेपाल को चाहते हैं कि नेपाल एक मुस्लिम कंट्री बने। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तानी क्या करते हैं, कुछ पाकिस्तानी आते थे नेपाल के अंदर, और यहाँ पे आके लड़कियों से शादी कर लेते थे, शादी करके लड़कियों को ले जाते थे पाकिस्तान के अंदर, और उनको प्रोस्टिट्यूशन का काम कराया करते थे। मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी जब मैं वहां पे था। मैंने कहा 1 साल के अंदर यहाँ पे 200 लड़कियों को नेपाल से पाकिस्तान लाया गया, उसके बाद अगले साल 400 बढ़ गए नंबर, क्योंकि ये पैसा दिखाते हैं नेपाल के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। नेपाल के अंदर जो भी गवर्नमेंट आती है करप्शन में डील करती है। देखिए, इंडिया ने कई बार कोशिश की नेपाल को हेल्प करने की, जैसे वहां पे डैम्स बनाने की बात की, हमने उनको पैसा दिया, पावर प्रोजेक्ट बनाने की बात की, लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज होती थी तो फिर उसको प्रोजेक्ट को खत्म कर देते थे। लेकिन पीछे जब यहाँ पे इनके जो प्रचंड आए, तो उस टाइम पे इंडिया ने वहां पे कहा कि आप जो डैम बनाना चाहते हो बनाइए, हम आपको पैसा भी देंगे, क्योंकि अगर नेपाल के अंदर डैम बनेंगे तो डैम बनेंगे तो बिजली प्रोड्यूस होगी, जब बिजली प्रोड्यूस होगी तो किसको बेचेंगे? इंडिया को। और जब प्रचंड यहाँ पे आए थे इंडिया के अंदर, तो एक 20 साल का एग्रीमेंट साइन किया गया था कि नेपाल इंडिया को इतनी बिजली देगा, और इंडिया ने कहा हम आपसे बिजली लेंगे, क्योंकि नेपाल से चाइना बिजली ले सकता है, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। तो इंडिया ने उनके साथ एग्रीमेंट किया ताकि नेपाल की इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाए। मोदी यही चाहते हैं कि नेपाल एक हिंदू कंट्री है, और नेपाल को सपोर्ट करना चाहते हैं, नेपाल को स्ट्रांग करना चाहते हैं, ताकि हमारे बॉर्डर पे नेपाल को चाइना या अमेरिका एक्सप्लॉइट न कर सके। और अगर नेपाल एक हिंदू कंट्री बनता है तो इंडिया को फायदा है, इंडिया का नेबर एक स्ट्रांग नेबर बनेगा, वो इंडिया को फायदा है, ये पाकिस्तान की तरह नहीं। देखिए, नेपाल से कई बार टेररिस्ट आते हैं, वो पाकिस्तानी टेररिस्ट होते हैं। नेपाल के थ्रू पाकिस्तान फेक करेंसी इंडिया के अंदर भेजा करता था, इवन टेररिस्टों को भेजता है। लेकिन हमें नेपाल के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के अंदर 1 करोड़ नेपाली हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है जो 3 करोड़ बांग्लादेशी बैठे हैं इंडिया के अंदर, जो इंडिया की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। सर मैं काफी नेपाल में रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि मुझे नेपाल ज्यादा हिंदुस्तान लगता है।
कि वहां पर जितने भी बैनर हैं, वहां जितने भी पोस्टर्स वगैरह लगते हैं, सब अपनी हिंदी लिपि में होते हैं आके, और वहां का हर आदमी कोई शेक हैंड करते हुए नजर नहीं आता, सब बड़े नमस्ते, वो झुक के नमस्ते करते हैं। सो आवर कल्चर इज आवर कल्चर इज वेरी कॉमन। वो कुछ मुझे कोई नेपाली, और मुझे तो कभी नेपाल और हिंदुस्तान में कोई फर्क ही नजर नहीं आया, मुझे कभी फर्क नहीं आया। ठीक है उदय, लेकिन नेपाल को डिस्ट्रॉय करने में नेपाल के पॉलिटिशियन सबसे आगे, और सबसे आगे इनमें से था केपी ओली, जिसको आज पावर से हटा दिया गया है। सर आपको मुझे लगता है कि केपी, आपको लगता है अमेरिकन डीप स्टेट इसमें इन्वॉल्व है? जो अभी डीप स्टेट इन्वॉल्व नहीं है एक्चुअली। ओली, देखिए ओली जो था वो प्रो चाइना था। जब ओली एससीओ की मीटिंग अटेंड करने चाइना में गया तो उसने वहां पे क्वेश्चन रेज किया चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ कि जो काला पानी और लिपू लेक है वो पार्ट है चाइना का, पार्ट है नेपाल का, और यहां से आप ट्रेड मत करो। लेकिन उस टाइम पे जी जिनपिंग ने उसको झाड़ दिया, कहते गेट आउट, डोंट रेज दिस इश्यूज विद मी। मतलब वो आज जो एरिया को जो ओली क्लेम करता है लिपू लेक को काला पानी, उसको चाइना एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है ये जो पार्ट है इंडिया का पार्ट है। और जब केपी ओली था तो उसने अपना मैप भी चेंज कर दिया था, लिपू लेक और काला पानी को अपने नेपाल के मैप में दिखा दिया था। साथ में उन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी इंक्लूड कर दिया कि ये पार्ट चाइना, ये पार्ट नेपाल का है, जबकि ये पार्ट इंडिया का है। और एक और बात है कि चाइना, पाकिस्तान, नेपाल ने पहले भी पार्ट क्लेम किया था कि पार्ट उनका है, तो इंडिया ने उनको पैसा दे दिया था, बहुत पैसा दे दिया था, और इंडिया उनको फाइनेंशियली सपोर्ट, इसी इशू के ऊपर इंडिया उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है नेपाल को। हम चाहते हैं नेपाल स्ट्रांग हो, नेपाल हमारे साथ खड़े मिले, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है। फिजी है, वो भी हिंदू राष्ट्र है, वहां पे भी हिंदूज हैं, और मालदीव, सेशल्स, और एक और सूरीनाम, मॉरिशस भी हिंदू है। ये छोटी छोटी कंट्री हैं जिनको इंडिया को देखना चाहिए, इंडिया देखता भी है इनको। फिजी को इंडिया सपोर्ट करता है, मॉरिशस को इंडिया सपोर्ट करता है, जो सूरीनाम है उसको भी इंडिया सपोर्ट करता है। पीएम मोदी सूरीनाम विजिट पे करके आए, तो इसलिए नेपाल को भी हम सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं नेपाल स्ट्रांग हो। नेपाली जो इंडिया के अंदर बैठे हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई छोटी मोटी क्राइम होती है वो बात अलग होती है, लेकिन बेसिकली नेपाली हमारी डेमोक्रेसी चेंज नहीं कर रहे। तो आज जो नेपाल के अंदर सिचुएशन है वो केपी ओली की वजह से, और केपी ओली जो बाहर निकले हैं, मुझे लगता है कि नेपाल का इससे भला होगा, और ये उम्मीद लगाते हैं कि नेपाल के अंदर दोबारा से किंगशिप आएगी और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। सही है सर, मुझे लगता है कि नेपाल को, हाँ नहीं बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि नेपाल हमारे छोटे भाई हैं, और हमारी इस टाइम पूरी सिंपैथी उनके साथ है, और हम यही कहेंगे कि ये दुष्टों को आप कंट्रोल करिए, उनको नीचे लाइए, लेकिन देश की प्रॉपर्टी को, नेपाल छोटी कंट्री है, उसके इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, उसको मत डिस्ट्रॉय करिए, उसको मत जलाइए आके। तो दिस इज आई वुड लाइक टू से, एंड वंडरफुल सर। अपना आई एम श्योर जो होगा नेपाल का, अल्टीमेटली ये जो मंथन हो रहा है, इसके बाद अमृत ही निकलेगा। बिल्कुल। और आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपके कोई कमेंट्स हैं तो जरूर लिखिएगा, जरूर भेजिए हमें, अपने व्यूज भेजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय मेरो नेपाल।